गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। करें क्लास स्टार्ट। लास्ट टॉपिक क्या था अपना? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी और उसमें अपन ने माइनर और मेजर प्लेट्स के बारे में देखा था। डन। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, कोर क्या करती है? रोटेट करती है क्या? उसके कोर का जो अर्थ का जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हो? कोर रोटेट कहाँ से करेगी? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो रिलेशन है वो उससे हाँ करती है कि मैग्नेटिक थ्योरी का जो पता कैसे चला वो कोर में ही उसके अंदर निकल और फेरस है उसकी वजह से हाँ करती है। आज हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। क्या है रॉक्स? पत्थर तो है भाई, वो तो मुझे ही पता है। अरे वो कहाँ गया भाई आज इसका? चुप नहीं रहा जाएगा, तुम मत कहो चाहे। चुप का अपना कनेक्शन नहीं है भाई। क्या होती है रॉक्स? जो सबसे सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, पृष्ठ का जो सबसे सॉलिड पार्ट है उसको क्या बोला गया है? रॉक्स। बात करें रॉक्स की तो रॉक्स की क्या है? 3 टाइप्स हैं, अलग अलग देखा जाए। रॉक्स में जनरली आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है? मिनरल्स हैं। मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में जानते हो? मेटेलिक नॉन मेटेलिक जितने भी टाइप्स मिनरल्स के आपने एसएसटी में पढ़े हैं उन्हीं मिनरल्स की बात कर रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। उनमें बात करें तो 3 टाइप्स बताए हैं रॉक्स के। फर्स्ट है इग्नियस, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो रॉक्स है, सब रॉक्स का जो मेन कोज है वो क्या है? इग्नियस रॉक्स ही है। और इग्नियस रॉक्स बनती कहाँ से है? जब हमने बात की थी क्रस्ट मेंटल कोर की, किसकी बात की थी? क्रस्ट मेंटल कोर की बात की थी। तो ये जो सबसे अपर पार्ट है इसके अंदर देखा जाए तो 90% क्या है? इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट है। इसके अंदर जितने भी मिनरल्स की हम बात करते हैं, सारे के सारे मिनरल्स की जो अच्छी क्वांटिटी के मिनरल्स है वो किसमें मिलते हैं? इग्नियस रॉक्स के अंदर मिलते हैं। इग्नियस जो वर्ड है वो किससे बना है? फायर से बना है। इग्नियस, इग्नियस वर्ड किससे बना है? उसका मीनिंग क्या है? फायर। और फायर का मतलब कहां से हुआ? ये जो अपर मेंटल वाला पार्ट था, किसका? मैग्मा वाला जो पार्ट था, इस मैग्मा, ये मैग्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था कहाँ पे? क्रस्ट में और अपर साइड में, इन्हीं से क्या बनी है? इग्नियस रॉक्स बनी है। सबसे पहले बात करें अगर इग्नियस रॉक की तो कूलिंग सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलेशन ऑफ हॉट एंड मेल्टन मैग्मा। हॉट एंड मेल्टन मैग्मा, ये जो मैग्मा है जिसकी हमने बात की थी, जो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। कहाँ पे होता है? अपर मेंटल में होता है। 100 से 400 किलोमीटर के ब्राइट एरिया के बीच में हमने बात की थी किसकी? अरे एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट नहीं पढ़ा था क्या? जब उसमें हमने नहीं देखा था कि 100 से 400 किलोमीटर के अराउंड उसके अंदर क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। जो पार्ट है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। और उसके अंदर क्या बनता है? मैग्मा। मैग्मा, मैग्मा के बारे में पता है? जो मैग्मा इससे जो अर्थ के क्रस्ट के अपर साइड में आ जाता है उसको क्या बोला जाता है? जो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? लावा। और जो इंटर वाले पार्ट के अंदर होता है, इंटीरियर पार्ट के अंदर होता है, उसको किस फॉर्म में, वो किस फॉर्म में होता है? मैग्मा फॉर्म में होता है। तो जो किससे बना है? हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा से बना है। इसी को कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स। क्योंकि सब रॉक्स की जो एक प्रकार से जननी है वो अपन कह सकते हैं इग्नियस रॉक को। तो सब इसको क्या बोला गया है? प्राइमरी रॉक्स बोला गया है। अदर रॉक्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे बनी हुई है? इग्नियस रॉक से ही बनी हुई है। चाहे आपकी अंकित, चाहे वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हो, चाहे आपकी, हाँ अंकुर, नेक्स्ट अगर बात करें इग्नियस रॉक्स की हम देखें तो ईच पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल, हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर जियोलॉजिकल इरा अगर हम पढ़ते हैं किसका? ज्योग्राफी का, कि एक समय राइट नाउ जैसे आपको पता है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा का पूरा क्या है? आइस से फुल है, मतलब वो पूरा बर्फीला एरिया है। किसी टाइम ऐसा हुआ होगा, हम बिलीव कर सकते हैं किसी टाइम ऐसा हुआ होगा कि एशिया कॉन्टिनेंट कैसा रहा होगा? आज का जो अंटार्कटिका है ऐसा रहा होगा। अंटार्कटिका में किसी टाइम क्या रहा होगा? अपने जैसे
मनुष्य जाति या जो भी जीव पेड़ पौधे सब सारी चीजें क्या है वहां पे हुई होंगी। ऐसा ये क्या है, एक जियोग्राफिकल स्केल टाइम पीरियड्स को अपन पढ़ते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजें हुई हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, बिलीव करते हैं कि इग्नियस रॉक्स है वो हर टाइम में क्या हुई है, चेंज फॉर्मेशन में मिली है। ये क्या होती है, हार्ड होती है, ग्रेनुअल होती है और क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है। हार्ड तो आपको पता है कि स्टोन अपने आप में क्या होता है, हार्ड होता है। अब स्टोन के भी डिफरेंट टाइप आपने देखे हैं, सैंड स्टोन भी होता है, लाइम स्टोन भी होता है, नॉर्मल स्टोन भी होता है। तो सबसे जो हार्ड पार्ट होता है वो किसका होता है, इग्नियस रॉक का होता है। जो लेयर के अंदर आ जाएगी वही स्टोन किसी भी अनदर वे से या किसी भी कारण की वजह से अगर लेयर में जा रहा है तो वो कौन सी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोनों का ही ट्रांसफॉर्म रूप क्या होता है, मेटामॉर्फिक होता है। तो मैं अगर बात करूं इसकी, तो ये अपने आप में इसकी जो खास बात है वो क्या है, ये हार्ड होती है। क्यों होती है ये हार्ड, मान लो यहां से मैग्मा बाहर निकल करके आया और डायरेक्टली किस पर, अर्थ के सरफेस पर जमा हो गया ना, उसके अंदर फोसिल के रूप में अगर देखें तो वो भी कुछ नहीं है। तो ये डायरेक्ट जब जमा हो जाता है तो वो अपने आप में क्या रहता है, हार्ड होता है। इसके ऊपर कोई भी किसी का भी इफेक्ट नहीं है, ना विंड का है, ना किसी एयर का, वाटर का, किसी का भी नहीं है। तो नहीं होगा तो ये अपने आप में क्या है, हार्ड पार्ट में भी होगा। इसके भी टू टाइप्स हैं जो आगे हम बात करेंगे। ग्रेनुअल है, क्रिस्टलाइन रॉक्स के रूप में है। इसके केमिकल वेदरिंग यानी केमिकली रूप से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स नहीं होते हैं। जब किसी जगह में स्पेस होंगे तभी उसके चांसेस क्या है, टूटने के, ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट इग्निस रॉक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्टली जमा होती है। does not have any fossils or does not form any strata of layers। लावा की इसके अंदर कोई लेयर नहीं बनती है, डायरेक्ट जमा होता है। और इसकी जो एक खास बात है कि इसके अंदर फॉसिल्स फ्यूज भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इसी इग्नियस रॉक्स की, तो इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है इंट्रेसिव और एक को एक्सटेसिव। इंट्रेसिव जिसकी मैं बात करूं, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से, जब ये अर्थ का सरफेस वाला पार्ट है, जब मान लीजिए ये आपका 100 से 400 किलोमीटर वाला वो मैग्मा वाला पार्ट है, जब ये मैग्मा यहाँ से लेकर के यहीं जमा हो गया तो ये कौन सा पार्ट आपका, ये कौन सी रॉक, इससे कौन सी रॉक्स बनेंगी, इंट्रेसिव रॉक्स बनेंगी, जो सरफेस के अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। और जो बाहर निकल गया मैग्मा, जो किसका रूप ले लिया, जिसने लावा का रूप ले लिया, वो आपका कौन सा होगा, वो कौन सी रॉक्स होंगी, एक्सट्रूसिव रॉक्स होंगी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें देख सकते हो बेसाल्ट, एंडेसाइट, ये तो आपके एग्जाम्पल होंगे किसके, एक्सट्रूसिव के। और ग्रेनाइट, लेपोलिथ, बैथोलिथ और सिल्स, ये आपके एग्जाम्पल होंगे किसके, इंट्रेसिव के। अंदर में आपने कई बार अनस्ट्रक्चर्ड टाइप के स्टोन्स भी आपने देखे होंगे, जो किसी भी बहुत ही कोशिश करते हैं या किसी कोई ऐसी, मतलब अगर एटमोसफेयर की वजह से वो पत्थर है, जो स्टोन है, वो रॉक से वो कहीं टूटती नहीं है, बट उसको मशीनरी या कोई अनदर वे में उसको भले अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड जो टाइप्स होता है वो किसका होता है, इंट्रेसिव का होता है। क्योंकि मैग्मा एज इट इज, अब अंदर में ना उसको कोई गैस ऐसी मिल रही है, ना उसको कोई एयर का, किसी भी चीज का उस पर क्या है, किसी भी चीज का और उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है। नहीं इफेक्ट आ रहा तो वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड बन गई। अनस्ट्रक्चर्ड के रूप में जिसको बोल सकते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ जो स्ट्रक्चर बनता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। बात करूं मैं सिल्स की, तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है उसके बीच में कुछ इस टाइप की साइज के, मतलब कुछ ऐसे स्टोन्स जो बनते हैं, वो आपके किसके हैं, एग्जांपल हैं, इंटेंसिव के हैं। और ग्रेनाइट का तो नाम आपने बार बार सुना होगा। एक्सक्लूसिव हैं ये ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन मैग्मा, जो अर्थ के सरफेस के आउटर पार्ट में होते हैं। बेसाल्ट और एंडेसाइट इसके एग्जाम्पल हैं। एक इसको सिलिका के बेस पे भी इसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको क्या बोला गया है, एसिडिक। और जिसके अंदर बेसिक रूप से इसके अंदर सिलिका की मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, उसको बोला गया है बेसिक, जिसका एग्जाम्पल है गैब्रो। क्वेश्चन जहाँ से आता है वो या तो इसका कैरेक्टरिस्टिक से आ गया कि कौन क्या इसके अंदर क्या इसकी है, अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कौन किसके फॉर्मेशन से बना है उसका आ गया। टू ही टाइप्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं,
सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं? जो किससे बने? एग्रेशन ऑफ कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री वर्ड अपने आप में क्या करता है? सेडिमेंट्स। जो भी इग्नियस रॉक्स के टूटने से, इरोजन से, जो भी भारी कारक हैं उसके ऊपर, उनसे टूटकर जमने से क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये हमेशा लेयर में मिलेगी। ये क्या मिलेगी? लेयर में मिलेगी हमेशा। इसको क्लासिफाइड करें तो बेस ऑफ इसका नेचर क्या है? सेडिमेंट से मतलब मैकेनिकली और केमिकली और ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली देखा जाए तो कोल इसका एग्जाम्पल है। कोल, कोयला जिसकी बात करें, वो इसका एग्जाम्पल है। केमिकली रूप से देखा जाए तो इस पर इफेक्ट आता है। मान लो हमें किसी स्टोन को तोड़ना हो तो कोई ऐसी एक्टिविटी, ऑक्सीजन जैसे O2 और CO2 मिल करके, अगर मैं बात केमिकली रूप से क्या कर देंगे, ये कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, ब्रेक कर सकते हैं। चूना पत्थर, कभी जैसे कभी आपने, अभी तो नहीं चलता नहीं है खैर, वैसे पहले जब गांव में कली करते थे, सोडियम देते, जैसे पानी में डालेंगे वो क्या हो जाता था, वो पोर्शन किस, वो एग्जाम्पल किसका निकलेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स का निकलेगा। केमिकली रूप से देखा जाए, मेटामॉर्फिक रॉक्स की मैं अगर बात करूं, सेडिमेंटम जो वर्ड है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका जो मेन वर्ड है वो है सेडिमेंटम। लेयर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। मेटामॉर्फिक की बात करें तो ये चेंज फॉर्म होती है किसकी? इग्नियस की और सेडिमेंट्री रॉक्स की, दोनों की। पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दीज आर द रॉक्स आर विच चेंज होती है इधर इन फॉर्म ऑफ कंपोजिशन विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑलरेडी फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मेटामॉर्फिक इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। एजेंट्स के रूप में देखा जाए तो हीट, टेम्परेचर का भी इस पर इफेक्ट आता है। कंप्रेशन, प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, इन सब का भी इस पर क्या आता है? कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। ये कुछ चेंजेस फॉर्म में है, जिसका लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था। चेंज फॉर्म होती है किसकी? रॉक्स की। कौन किससे क्या बनता है? तो उसका एग्जांपल दिया है कि लाइम स्टोन से मेटामॉर्फिक के अंदर क्या बनता है? मार्बल बनता है। सैंड स्टोन से क्या बनता है? क्वार्टरजाइट। और सैल, क्ले, क्ले भी देखा होगा जो सॉफ्ट होती है। देखो जितने भी सॉफ्ट और जो जल्दी ब्रेक हो जाती हैं वो कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। क्ले से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना करके बना सकते हो। क्ले, स्लेट, फाइलाइट और सिस्ट, कोल जिसे डायमंड और ग्रेफाइट, ये इसके एग्जांपल हैं। पहले ये अपन बाद में लिखेंगे, पहले आप लिखो रॉक्स के बारे में। द हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज सरफेस। टॉपिक मेंशन कीजिए, रॉक्स। द हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, द हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज सरफेस इज कॉल्ड रॉक्स। on the basis of on the basis of the process of formation, rocks are classified into three parts. First, igneous rocks. Igneous is derived igneous is derived from the Latin word igneous. Latin word igneous meaning fire, क्योंकि मैग्मा से बनती है और मैग्मा क्या है अपने आप में? फायर, मीनिंग फायर। It is called primary rocks. It is called primary rocks.
This rock is formed. This rock is formed due to the cooling and solidification. Due to the cooling and solidification of the lava. This rock is formed due to the cooling and solidification of the lava coming out during the eruption of volcano. During the eruption of volcano. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस रॉक इज लेयरलेस. दिस रॉक इज लेयरलेस, हार्ड एंड फॉसिल्स फ्री. हार्ड एंड फॉसिल्स फ्री. फॉसिल्स फ्री. फॉसिल्स, इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं. जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में पेड़ पौधे, जीव जंतु, किसी के भी बनने से जो वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं. लेयरलेस होती है, हार्ड होती है और फॉसिल्स फ्री होती है. एग्जाम्पल लिखो, लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट, कायनाइट. बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, कायनाइट, डायोराइट. इसको मत देखो जाए, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल जो कवर कर जाए पॉइंट टॉपिक को, उतना ही लिखना है. कायनाइट, डायोराइट, पिग्मेटाइट, गैब्रो. पिग्मेटाइट, PEGMATIT, पिग्मेटाइट, गैब्रो. ये गैब्रो भी क्या है भाई, रॉक्स का टाइप ही है. एग्जाम्पल है गैब्रो. गैब्रो. क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक. क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक. First, intrusive rocks. They are formed due to the they are formed due to the solidification of rising magma below the surface of the earth. जो अर्थ के सरफेस के बिलो में है. राइजिंग मैग्मा बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्रेनाइट, लेपोलिथ, पैथोलिथ. ग्रेनाइट, लेपोलिथ, पैथोलिथ and seals. Next लिखिए extrusive rocks. They are formed due to cooling and solidification of hot and molten magma at the Earth's surface.
at the earth surface. एग्जाम्पल लिख दो, बेसाल्ट एंडेसाइट। आपने जो सारे के सारे नाम लिखे थे, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, काइनाइट, एंडोसाइट, ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इग्नियस रॉक्स के। इसको भी टू टाइप्स में जब डिवाइड किया गया, इंट्रेसिव और एक्सट्रेसिव, तो इसके एग्जाम्पल आपके ग्रेनाइट, लेपोलिथ, बेथोलिथ, सिल्स, ये आपके इंट्रेसिव के हो गए, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होते हैं। इनके जो मिनरल्स हैं, वो हमें मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? जब हम अर्थ को खोदते हैं तभी तो मिलते हैं। तो उसी के अंदर जो ये जो ग्रेनाइट, लेपोलिथ, बेथोलिथ हैं, ये एग्जांपल किसके हैं? इंट्रेसिव के। एक्सट्रेसिव के आपके बेसाल्ट और एंडेसाइट। नेक्स्ट लिखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकंड पॉइंट। The word sedimentary, the word sedimentary is derived from the Latin word sedimentum. Latin word sedimentum. Meaning means to settle. Means to settle. These rocks, layered rocks. These rocks are layered rocks. लेयर के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है लेयर्स के अंदर। It is formed. It is formed due to the aggression and due to the aggression and compaction of sediments. Compaction of sediments derived from the older rocks. Derived from the older rocks. Rocks, plants, animals, plants, animals, and contains fossils of plants. एग्जाम्पल लिखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल एंड कॉल। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल कॉल। सेल एंड कॉल। थर्ड नंबर पॉइंट करिए मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड पॉइंट है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मीनिंग चेंज इन फॉर्म। चेंज इन फॉर्म। These rocks are formed. These rocks are formed
as a result of the as a result of the process of change in pressure, volume and temperature. These rocks are formed as a result of the process of change in pressure, volume and temperature. एग्जाम्पल लिखिए नाइस, नाइस, क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट, मार्बल सिस्ट, soapstone and phyllite. सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर एक लाइन और मेंशन कर लीजिए नोट लगा करके, सेडिमेंट्री रॉक्स आर rocks consist of 80% shale, 12% sandstone and 8% of limestone. Sedimentary rocks consist of 80% of shale rocks नहीं होती क्या, एग्जाम्पल है shale, SHA नहीं, shale, 12% of sandstone and 8% of limestone. मड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के ही हैं जो सॉफ्ट होते हैं. अब नेक्स्ट लिखिए, एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें लिख दीजिए चेंज्ड फॉर्म ऑफ रॉक्स, इसकी तरह चेंज फॉर्म ऑफ रॉक्स, बट इसको नहीं लिखना, अपन रॉक्स के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे. फर्स्ट बॉक्स बना लीजिए इग्नियस रॉक्स का. और सेकंड ऑप्शन बना लीजिए मेटामॉर्फिक. इस तरीके से एक साइड बना लीजिए इग्नियस का और सेकंड ऑप्शन बना लीजिए मेटामॉर्फिक का, क्योंकि इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी है, मेटामॉर्फिक से इग्नियस नहीं बनी है. तो सारी की सारी जो चेंज हुई है वो इग्नियस से हुई है और सेडिमेंट्री से हुई है. हाँ, मेटामॉर्फिक अपने आप में अगेन चेंज हो सकती है, उसके कुछ एक दो एग्जाम्पल है जो अपन बाद में लिखेंगे. तो फर्स्ट लिखा आपने इग्नियस रॉक, सेकंड रॉक आपका बना है मेटामॉर्फिक का. फर्स्ट का एग्जांपल लिखिए इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट, ये तो आपने लिख ही रखे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये इसके एग्जांपल है. ये कन्वर्ट होते हैं मेटामॉर्फिक में, उनके नेम मेंशन करेंगे. फर्स्ट लिखा आपने ग्रेनाइट जो किसमें होगी, नाइस, नाइस. सेकंड है बेसाल्ट जो किसमें कन्वर्ट होगी, एम्फोबोलाइट, एम्फोलाइट. एम्फोबोलाइट. थर्ड लिखो गैब्रो, गैब्रो जो किसमें होगी, सरपेनेटाइट. गैब्रो जो किसमें कन्वर्ट होगी, सरपेनोटाइट.
SERPENTINE, सर्पेटाइन। फोर्थ लिखिए माइका, माइका। जो किसमें होगी, सिस्ट, सिस्ट एस। माइका किसमें है, बेसाल्ट सिस्ट में है। बेसाल्ट अपने लिख लिया, बेसाल्ट आपने लिख लिया। ग्रेनाइट, हाँ बेसा ये आप लुसेंट में दे रखा होगा, ये एनसीईआरटी में यही दे रखा है। चेंज कर देते हैं, बट मैं माना किसका जाएगा, एनसीईआरटी का माना जाएगा। लुसेंट ऑथेंटिक थोड़ी ना है। हाँ? तो आपकी गाइडलाइन दे रखी है, उसमें आपका साफ साफ लिखा है कि बेस किसको माना जाएगा, लुसेंट को। एनसीईआरटी और जो अकादमिक बुक होती है उन्हीं को माना जाता है। कुछ चीजें होती हैं जिनको, ये तो एक लाइक की गाइड है। नेक्स्ट लिखिए डोलोमाइट, चिस्ट, चिस्ट, CHIST लिख लें। नेक्स्ट लिखो डोलोमाइट, डोलोमाइट। जो किसमें है, जो भी मार्बल में कन्वर्ट होगी। कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट, CONGLOMERET, CONGLOMERET, कांग्लोमेरेट। जो किस में कन्वर्ट होगी, क्वार्टरजाइट। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर कॉलम बना दो, लेयर्ड रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे इग्नियस का बनाया है इसी तरह लेयर्ड रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स, और आगे चेंज करना किसमें, मेटामॉर्फिक में। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या था उसका, सैंडस्टोन, जो किसमें होगा, क्वार्टरजाइट में। सॉरी, सैंडस्टोन किसमें होगा, क्वार्टरजाइट में होगा। और लाइमस्टोन किसमें होगा, मार्बल में, संगमरमर में होगा। सैंडस्टोन किसमें होगा, क्वार्टरजाइट, और लाइमस्टोन मार्बल। सैल जो किसमें कन्वर्ट होगा, प्लेट में। सैल किसमें कन्वर्ट होगा, प्लेट में। और कॉल का क्या बनेगा, ग्रेफाइट और डायमंड। और तुम्हारे ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम लगा दे तो तुम क्या बन जाओगे, तुम किस में कन्वर्ट हो जाओगे, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाओगे। मैं तो सोची क्या पता लग जाए तो ऑफिसर बन जाओ। तुम फॉसिल्स बनने पर तुल गए तो तुम फॉसिल्स ही बनोगे, फिर तो तुम कुछ नहीं बन सकते। मैंने एक्चुअल प्रेशर उसकी बात नहीं की थी, इस वाले टेम्परेचर की बात नहीं की थी। तुम तो बहुत सीरियसली ले गए इस बात को। तो एग्जाम्पल बन जाएगा फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का। नेक्स्ट जब एक न्यू जनरेशन आएगी उसमें एक एग्जाम्पल के रूप में भंवर भी आने लग जाएगा। फिर भंवर तेरी मेटामॉर्फिक क्या बनेगी, उसमें क्या कन्वर्ट होगा, कोल का आपने लिखा ग्रेफाइट और डायमंड। नेक्स्ट लास्ट लिख दीजिए
मेटामॉर्फिक, जो मेटामॉर्फोज में कवर होती है, उसके अंदर सिंपल सा स्लेट जो सिस्ट में होती है, स्लेट जो किस में होती है, सिस्ट में, स्लेट SLAT स्लेट जो सिस्ट में होती है, और सिस्ट है वो फाइलाइट में होती है। मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक अपने आप में अगर कन्वर्ट होती है तब स्लेट सिस्ट में और सिस्ट फाइलाइट में। अरे इसमें कोई मैथ नहीं लगानी होती है, ये फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स के रूप में याद कर लेना, जो जिसमें कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट करने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। अब आपका बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, क्या, अर्थक्वेक, जो सबको आता है। आता है अर्थक्वेक? नहीं आता क्या? क्या होता है अर्थक्वेक? क्या होता है भाई अर्थक्वेक? आज भरतपुर वाले चेंज हो गए, यू से यू में आ गए। क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर अगर वाइब्रेशन है, वही क्या है? भूकंप है, अर्थक्वेक है। यही करता है क्या, और कुछ भी होता है? ऐसे कैसे पता चलता है रे? कुछ सेकंड का काम है, और क्या कर देता है? जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं क्या? ऐसा ही होता है क्या? तो इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स तो काम करता ही होगा। कौन सा फोर्स काम करता है? वो तेरे ऊपर तो मेरे से सबसे ज्यादा, अंकुर तेरे ऊपर तो ग्रेविएशन फोर्स का ही कमाल लग रहा है, जो तेरे से बैठा नहीं रहता था क्लास में। कौन सा फोर्स काम करता है? अरे कौन सा फोर्स काम करता है? हम्म, नहीं पता? एंडोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ा है? देख, गर्दन ही लग रहा है। क्या होता है एंडोजेनिक फोर्स? मूव होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मेरी बात की थी ना, एस्थोनोस्फेयर जो एक लिक्विड फॉर्म में है, सारी प्लेटें क्या करती रहती हैं? मूव करती रहती हैं। अब जो पार्ट सॉफ्ट होगा उसी से क्या है, अब ये मान लो ये वाली जो ये क्या लगी हुई टाइल्स या जो भी लगी हुई है, मान लो ये एक बॉक्स, इसको हटा करके और दोबारा से अपन ने लगाया, तो वो वाली इसके अंदर चीज नहीं रहेगी जो एक्चुअल में थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर नीचे से किसी चीज का प्रेशर लगा तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या रहेंगे? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ इज सरफेस कॉज्ड ऑफ एंडोजेनिक फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर जो एंडोजेनिक फोर्स है उसका ही रिजल्ट क्या है? अर्थक्वेक। द मैग्नेटिट्यूड, ये तो चलो बाद की बात है, लिख तो इसके अंदर एक लाइन इन सिंपल वे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, earthquake means vibration of the earth is crust, vibration of the earth is crust। अच्छा, जस्ट अगर पूछा जाए रैंडम ही आपसे पूछ ले कोई कि कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि अर्थक्वेक या मतलब भूकंप आने वाला है? आने आने के बाद पता चलेगा। जैसे भूकंप आने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? कोई एक दो सिम्टम्स तो ऐसे होते होंगे जो आपने सुने होंगे। अरे गांव में नहीं बोलेंगे, भैंस चक्कर मारना जब खुट्टा गए तो समझ लियो क्यों क्यों गड़बड़ हो रही है। कौन बोले करेंगे? ऐसे ही बोलते हैं क्या? ये शहर वालों को नहीं पता, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है। होता है कह रहे ऐसे? नहीं होता? भैंस नहीं रखी फिर, हरियाणा वालों से पूछो। जब भैंस अगर चक्कर लगाने लग जाए तो समझ लेना नियर बाई कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जो क्या है, चेंज करने वाली है सब कुछ। एटमोस्फेयर के अंदर रेडोन गैस होती है, जो भी क्या हो जाती है, एटमोस्फेयर के अंदर जनरली रेडोन रेडोन जो गैस है उसकी क्वांटिटी क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। बट अगर वो इंक्रीज होती है तो समझ लो चांसेस क्या हैं?
अर्थक्वेक आने के हैं। तो लिखो बिफोर एन अर्थक्वेक, बिफोर एन अर्थक्वेक द अमाउंट ऑफ radon gas in the atmosphere increase, in the atmosphere increase। जरूरी नहीं है ये पूछा जाए, लेकिन पता रहना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी विशेषता अर्थक्वेक की दे दी उसने, तो पता तो रहना चाहिए कि कौन सी गैस जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज उसका क्या होता है, रेडॉन गैस का, इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज। अब 2-3 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एपिसेंटर, एक होता है फोकस, और एक होता है हाइपोसेंटर। अर्थक्वेक, ये पॉइंट कौन सा होता है अर्थक्वेक का, फोकस, जहां से अर्थक्वेक का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। या और ये जब सबसे पहले अर्थक्वेक के रूप में जो सिस्मिक वेव्स होती हैं तो सबसे पहले पहुंचती है, वो कौन सा पार्ट है, एपिसेंटर। फोकस को क्या बोला गया है, हाइपोसेंटर। क्या बोला गया है, हाइपोसेंटर। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए एपिसेंटर, दैट पॉइंट, या फोकस लिखोगे, फर्स्ट लिखो फोकस, द प्लेस वेयर द सिस्मिक वेव्स the place where the seismic waves originate, the seismic waves originate। जो भूकंप की तरंगे हैं जिस गहराई से या जिनकी जहां से उत्पत्ति होती है उसको क्या बोला गया है, फोकस। उसी को ऑब्लिक बना करके फोकस के लिख लेना हाइपोसेंटर। कई बार टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं, तो वो क्या होगा, उसी को क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। अब जो सिस्मिक वेव्स हैं वो प्रीपेंडिकुलर रूप में सबसे पहले जहां के अर्थ के सरफेस पे पहुंचते हैं उसको बोला जाता है एपिसेंटर। तो लिख दो एपिसेंटर। नेक्स्ट पॉइंट, दैट पॉइंट ऑन द, दैट पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस, द पॉइंट on the ground surface which is closest to the focus, which is closest to the focus, उसको बोला जाता है एपिसेंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ, बिल्कुल जिस पर सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती है उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। लिख दीजिए सिस्मोग्राफ। सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड, सिस्मिक वेव्स आर recorded on the seismograph। सिस्मिक वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी, और एल। पी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं जो तीनों फॉर्म्स को, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में क्या होती हैं, क्रॉस करती हैं, वो होती हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। सेकंड होती हैं एस वेव्स जिनको बोला जाता है सेकेंडरी वेव्स, जो क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में मूव नहीं करती हैं। और एक होती है एल, ये कहाँ पे होती हैं, सरफेस के नियर बाय होती हैं, सरफेस के ऊपर होती हैं, जिनको बोलते हैं लव वेव्स। लव वेव्स इनका नाम नहीं था, इनको सरफेस वेव बोलते हैं वैसे, बट लव वेव तो क्या थे,
जिन जियोलॉजिस्ट ने जिनका पता किया था उनका नाम ही लव था। तो सबसे डेंजरस भी यही होती हैं पी वेव्स, जो सबसे डेप्थ में से आती हैं, कोर में से सबको क्रॉस करते, क्रस्ट मेंटल कोर तीनों को क्रॉस करते हुए आती हैं, जब अर्थ के सरफेस पे आती हैं। एस वेव जो आउटर कोर वाले पार्ट को क्या करती हैं, क्रॉस नहीं करती, क्योंकि आउटर पार्ट किसका रहता है, लिक्विड फॉर्म में है, जिसकी हमने बात की थी। और ये जो सरफेस वेव्स हैं जिनको एल वेव्स बोला जाता है, वो कहाँ पे होती हैं, सरफेस के पास होती हैं, जो सबसे डेंजरस होती हैं। तो सिंपल लिख लो, seismic waves are three types: P, S and L. P primary, S secondary और L जिनको सरफेस वेव्स भी बोल सकते हैं और लॉन्ग वेव्स, लव वेव्स। सेकेंडरी वेव्स, P प्राइमरी वेव्स, S सेकेंडरी वेव्स और L लॉन्ग वेव्स, ऑब्लिक सरफेस वेव्स, ऑब्लिक एल वेव्स के ब्रैकेट में कर देना मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे खतरनाक होती हैं एल वेव्स के, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्या है, टू टर्म्स और हैं, रिएक्टर स्केल और इंटेंसिटी स्केल। रिएक्टर स्केल किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जब भूकंप आता है उस टाइम कितनी इंटेंसिटी के साथ जिससे मेजर किया जाता है, उसको बोला जाता है रिएक्टर स्केल। और एक है इंटेंसिटी स्केल, जिससे ये पता चलता है कि कितना क्या कुछ डैमेज हुआ है। तो फर्स्ट लिख दो रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल record the magnitude on the earthquake of reactor scale. Record the magnitude of an earthquake. और एक लिख दो मर्केली इंटेंसिटी स्केल। मर्केली इंटेंसिटी स्केल इससे क्या मेजर किया जाता है, डैमेज। लिख दो वेयर द डैमेज caused by the measure of Mercalli scale, where the damage caused is measured of हाँ ठीक है क्लास में। अब तक का, अगर मैं बात करूं अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप कहां पे आया हुआ है, चाइना में। और इंडिया के अंदर सबसे ऐसा वाला जोन है वो कौन सा है, कौन सा है, गुजरात। कोस्टल रीजन जितने भी है ना,
वो सारे के सारे क्या है, इससे इफेक्टेड एरिया है। तो एक नोट लगा करके लिख लो कभी आ जाए तो, द मोस्ट devastating, the most devastating, devastating, devastating earthquake occurred in China, Shaxi province, in China. तो मैंने क्या लिखा है, मैंने earthquake बोला है, occurred पता किया, पता चला है, occurred in China's Shaxi, SHASHI, Shashi province, France, PROVINC, in 1556, 1556। क्या और इसको साइड में करके अपन वो कर सकते हैं क्या, गूगल निकाल सकते हैं क्या, ये वाला एज इट इज वापस आ जाएगा, फिर वो पीपीटी अगेन ओपन हो जाएगी ना ब्राउजर में। मोमेंट नहीं होना चाहिए भाई। अर्थक्वेक तो आ गया, अब एरिया भी देख लेते हैं कौन कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा आते हैं। अच्छा, जनरली आपके माइंड में क्या आता है, कौन कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा आते होंगे। अरे तो इंडिया से बाहर निकलो, जापान। अच्छा, क्यों आते हैं जापान में सबसे ज्यादा, टेक्टोनिक प्लेट पर आइलैंड एरियाज हैं, आइलैंड एरिया जितनी भी जगह पे होंगे वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों के सेम है, क्योंकि दोनों का ही रीजन क्या है। अरे डॉट डॉट निकालने चेंज करें, ये देखो सारा दिखा रहा है, ये हाइपोसेंटर जिसको फोकस बोलते हैं, और जो सबसे परपेंडिकुलर पोजीशन में होता है वो क्या है, एपिसेंटर। दो प्लेटें जब आप ऊपर नीचे हो जाती हैं, हटा दें इनको। हाँ तो नीरा भंवर है, तेरह डालना पड़ेगा भाई, ईमेल मैंने तो बना ही नहीं रखा। अरे इतना डेप्थ में नहीं जाना भाई, एक ही टॉपिक नहीं है कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। रिंग ऑफ फायर उसमें बना हुआ है, उसी को ही निकाल लेते हैं। अरे रिंग ऑफ फायर जानते हो क्या, रिंग ऑफ फायर के बारे में, इतना फेमस क्वेश्चन है, इतना फेमस क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा भी जानता है, पूछना अपने बहन भाइयों से, बता देंगे वो रिंग ऑफ फायर के बारे में। अरे कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको महाद्वीप और महासागर नहीं पता हो, सबको पता है ना। वापस मांग रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, तो वापस वही प्रॉब्लम नहीं है, तो आया तो सही। ये देखो आपको तो क्रस्ट मेंटल कोर में भी हेल्प कर रहा है। अच्छा, प्लेट तो आपने लिख ली थी उस दिन, मेजर प्लेट्स है माइनर प्लेट्स के बारे में हमने देख लिया था। अब जो अर्थक्वेक आने के सबसे ज्यादा चांसेस, जिन रीजन की मैं बात करूं,
तो वो रीजन कौन से होते हैं जो, या तो जैसे एक हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल प्लेट की, एक ओशन प्लेट है, दोनों प्लेट क्या है अपने आप में डिफरेंट है। किसकी आवाज आ रही सर? पता है ये यूरोप यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिनको इंडिया इसको इंक्लूड करके बनाया गया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। और ये पोर्शन उठा करके जब इधर रख दोगे तो ये वापस आपका कनेक्टिविटी हो जाएगी किससे, एशिया कॉन्टिनेंट से। सबसे पहले मैं बात करूं इस वाले रीजन की, तो ये वाला रीजन कौन सा है भाई, मैप में आप ध्यान देना, ये है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जितने भी आइलैंड एरियाज हैं जिनके नाम आपने इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, जितने भी छोटे छोटे जो आइलैंड एरियाज हैं वो सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया के जो छोटे कंट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं, ये सारे जो बने हुए हैं ना येलो येलो पार्ट के अंदर, जो किस में इंक्लूड होंगे, आइलैंड एरियाज के अंदर इंक्लूड होंगे। यहाँ पे जापान जिसकी हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आइलैंड एरियाज हैं, चाइना के ताइवान और छोटे छोटे प्रांत जो इससे रिलेटेड है वो, फ्यूजी, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के अपर पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट सबसे ज्यादा। नेक्स्ट मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये सारा का सारा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा किससे अफेक्टेड है, अर्थक्वेक और वोल्केनो से, जिसको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन मिड अटलांटिक ओशन का है। मिड अटलांटिक ओशन में बात करूं तो ये दोनों जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो डिवाइड हुए थे, जो प्लेट्स डिवाइड हुई थी, उनके बीच में जो निकल करके बना था वो क्या बना था, मिड अटलांटिक ओशन बना था। इसमें भी कुछ पार्ट है लेकिन देखा जाए तो 75% एरिया कौन कवर कर लेता है, पैसिफिक बेल्ट ही कवर कर लेता है। ये सारा का सारा एरिया किसका है, पैसिफिक बेल्ट का है, ये सारा कवर करता है। मिड अटलांटिक तो 20%, 25% के अप्रोक्सीमेट है। तो फर्स्ट लिख दो, रीजन लिख दो, फर्स्ट लिखो आप, मोस्ट ऑफ द volcano and earthquake distribution region, most of the volcano and earthquake distribution region। फर्स्ट है सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, और है कौन सा, ये वाला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला पार्ट है, जिसको क्या बोला गया है, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक बेल्ट प्रशांत महासागर, द वर्ल्ड्स मोस्ट earthquake and volcano affected region, the world's most earthquake and volcano affected region, 66%, 66% or 2/3 part of the world's earthquake and volcano occur in this zone, 66% or 2/3 part of the world's earthquake and volcanoes occur in this zone. This is also called ring of fire. This is also called the ring of fire. सबसे जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं,
इस पैसिफिक बेल्ट वाले रीजन में। रीजन पता ही है कि दोनों के बीच में क्या है, कहीं ना कहीं आइलैंड एरियाज के रूप में, और जो प्लेट्स हैं वो क्या हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स के रूप में है। नेक्स्ट लिखो मिड अटलांटिक या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सेकेंड पॉइंट इसका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अच्छा, इसका एरिया लिखवाने की जरूरत है नहीं, पैसिफिक बेल्ट के अंदर ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। लिखवाने की जरूरत है क्या? इट्स कवर्ड 21%। इट्स कवर्ड 21%। इसका थोड़ा सा देख लीजिए। फ्रॉम अटलांटिक टू मेडिटेरियन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान एंड म्यांमार। ये जो रीजन है, अफेक्टेड रीजन है मिड अटलांटिक के अंदर। अब ये तो आप सबको पता है कि ये दोनों बड़ी प्लेट्स थी, ये तो क्या हो गई थी, सेपरेट हो गई थी, डिस्ट्रक्टिव हो गई थी। लेकिन ये पोर्शन किसका है, मेडिटेरियन सी का है। और ये आगे आपका रेड सी है, जो इसको बताया नहीं गया, ये आपका रेड सी है, ये नहीं है, ये तो गल्फ ऑफ ओमान है। ये रेड सी है और ये क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो इससे नियर बाई जो एरिया है, ये भी आपका किसमें काउंट होगा, मिड अटलांटिक रेंज के अंदर, जो अपने आप में 21% ऑक्योर करता है। एरिया है जो आपका अटलांटिक, मेडिटेरियन सी, ईरान, इराक, पाकिस्तान और म्यांमार। और इसी से ही टच होता हुआ अपना इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कोस्टल रीजन है या जो फोल्डेड माउंटेन वाले रीजन है, जो अभी भी क्या है, ग्रोइंग स्टेज के अंदर है। जो ग्रोइंग स्टेज के अंदर अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर, तो आपका क्या है, हिमालय, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, अर्थक्वेक आने के होते हैं। दूसरा कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में स्पेशली आपका गुजरात, ये रीजन है जो आपकी क्या है, इंडिया को भी 5 जोन के अंदर डिवाइड कर रखा है, जो कितने कितने परसेंट इफेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका कवर होता है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार फर्स्ट, सेकेंड पोर्शन है आपका हिमालय, और थर्ड पोर्शन आपका कोस्टल रीजन में गुजरात। गुजरात का भुज एरिया तो बहुत फेमस है, अगर कोई उधर से बिलोंग करता है, कोई किसी का, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो माउंटेन टॉपिक, न्यू टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माउंटेन। अब किसमें जाना पड़ेगा, किस वाले में? इनके बारे में लिखने की जरूरत है क्या, वेव्स के बारे में पता ही है आपको। प्राइमरी वेव्स के बारे में शॉर्ट वेव लेंथ की हैं तो सबसे पहले आ जाती है अर्थ के सरफेस पे, इतना डिटेल से लिखने की जरूरत है नहीं। शॉर्ट वेव लेंथ में हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ट्रांजी वेव होते हैं, ये एल वेव्स के बारे में अपने देख लिया ही। और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं वो होती हैं आपकी, और जो जोन हमने देखा, अगर हाँ आप ये पॉइंट अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, किसमें, अर्थक्वेक में। कोज, किस वजह से, कौन कौन से रीजन, द जोन ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, द जोन ऑफ जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन मार्जिन, कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आने के, वो रीजन इसने बताए। द जोन ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो होता है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसी के साथ जो प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट के किनारा बाउंड्री वाले एरियाज में, उनमें होता है। तो अगर ये आप नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसको लिख लो।
Most of the world earthquake occur in the zone of unfolded mountain. अब माउंटेन लिखनी तो हम उसके टाइप देखेंगे. नहीं, ये एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है कि सबसे ज़्यादा सर्कुलर पैसिफिक बेल्ट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, 66% एरिया कवर करता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है. इसलिए इसका परसेंटेज एरिया बताया गया और 21% तो जस्ट इसे नॉर्मल लिखा है. ऐसे कोई इसका वो इफेक्ट नहीं है कि लिखना ही इसका ज़रूरी है. सुनामी के बारे में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट अपन लिख लग जाएंगे तो हो पाएगा, सिलेबस ही नहीं होगा. बोल लिख. ब्रेक थोड़ा लेना है. ब्रेक का क्या लेना है, माउंटेन टॉपिक को खत्म करते हैं, ज्योग्राफी को खत्म करना है. नींद आने लग गई. आज किसको नींद आ रही है? पानी पी लो यहीं बैठे बैठे, बॉटल पास कर दो.